नमस्कार दोस्तों, सिविल लक्ष्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम सौरभ कुमार गुप्ता है और नगर पालिका अधिनियम हम पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने अध्याय 13 पढ़ा था, जिसका नाम था अभियोजन एवं वाद, जिसमें हमने धारा 308 तक कवर कर लिया था। हम अपने एक्ट के अंतिम चरण में चल रहे हैं। इसके बाद शायद एक क्लास और होगी और हमारा एक्ट कंप्लीट हो चुका होगा। आज की क्लास में हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है कंट्रोल, मतलब किसी भी तरह से नगर पालिका पर कैसा कंट्रोल स्थापित किया जाता है, कैसे नियंत्रण स्थापित होता है, उससे रिलेटेड चीज़ें हम पढ़ेंगे। इसमें हम धारा 309 से लेकर 327 तक कवर करेंगे। आज की क्लास में हम इसका आधा पढ़ेंगे, लगभग 319 320 धारा तो कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करके फिनिशिंग टच दे देंगे। इस शुरू करने से पहले एक तो ये कि इसके बाद हम रूल्स पढ़ेंगे, जो हमारे 3 रूल्स हो रहे हैं हमारे सिलेबस में वो, और उसके बाद हम योजनाओं पर आएंगे यदि आप चाहेंगे तो मैंने आपको बोला भी था कि अगर आप योजनाएं पढ़ना चाहते हैं तो एक बार बता दें, हमें कमेंट सेक्शन में लिख दें, या फिर मैं अपने हिसाब से नई सब्जेक्ट शुरू करूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी योजनाएं पढ़ना ज़्यादा वर्थ इट रहेगा। योजनाएं तभी पढ़ी जाएँ तो बेटर रहेगा या ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पता नहीं है सिलेबस में रहेंगी या नए नाम से आएंगी या चेंज हो जाएंगी, तो उन चीज़ों को हमें एक बार देख लेना होगा। और डाटा इसका चेंज होगा ही रिसेंटली, हमें जो उस टाइम का डाटा होगा वो हमें उसमें याद रखना होगा। एक अच्छी खबर शायद मुझे जो लगता है, अभी वैकेंसी को लेके थोड़ी नई अपडेट्स चल रही हैं। वैकेंसी के लिए अभ्यर्थना भेजी गई है वित्त विभाग की और वापस, और कुछ उसमें अमेंडमेंट्स को लेकर चर्चाएं चल रही है। तो शायद अगर जिस हिसाब से चल रहा है तो वैकेंसी जल्द भी आपको देखने को मिल सकती है। तो अपनी प्रिपरेशन को एक स्टेप बूस्ट करने में ज़्यादा भलाई है। देखो, इंटरनली क्या हो रहा है गवर्नमेंट में उतना नहीं पता चल सकता, पर जो सोर्सेज से मैंने कुछ देखा था वीडियोज़ वगैरह यूट्यूब पे, और तो वहाँ से मुझे थोड़ा जो आइडिया लगा वो इसी तरह से है कि वैकेंसी आने की थोड़ी संभावनाएं बढ़ रही है। तो देख सकते हैं अपन अपने पार्ट बी पे थोड़ा फोकस रखना चाहिए हमें, और कंटिन्यू पार्ट ए को पढ़ते रहना चाहिए, जीके जीएस वाला पोर्शन। क्योंकि देखो इवेंचुअली जो जीके जीएस वाला पोर्शन है वो आपको वहाँ कवर करना ही होगा, क्योंकि एक्ट है वो लगभग सब लोगों का तैयार रहता है। एक्ट को अपने तैयार करके एक साइड रख लो, ताकि उसमें सिर्फ अपने को एक रीडिंग का रहे कि भाई डेली हम कम से कम एक बार पढ़ लें, तो अपने को ऐसा रहेगी हाँ हमें एक्ट आता है और अच्छे तरह से हम इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, और इसमें हम इस तरह से तैयार रहें कि कम से कम कोई उठा के हमसे पूछ लेना कि हाँ इसमें कौन सी धारा में क्या लिखा हुआ है, तो हम बोल पाएँ। बस इतना अच्छे से एक्ट को याद रखना बहुत ज़रूरी है अगर अच्छे से सिलेक्शन लाना है। देखो, सिलेक्शन अपनी जगह होता है, क्योंकि एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसमें यह है कि वैकेंसी बहुत कम है और जो एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो ये दो चीज़ें आपको ज़्यादा परेशान कर सकती है कि भाई दोनों चीज़ें कैसे मैनेज की जाए। वैकेंसी भी कम है, लोग भी ज़्यादा हैं, पढ़ना भी ज़्यादा पड़ेगा, वो है। और इसमें मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश ऐसी कोई सब्जेक्ट्स भी नहीं है। तो इसमें जो स्टूडेंट्स है वो आराम से इनमें मतलब कोई फियर वाला सब्जेक्ट नहीं है ना, कि इस चीज़ को लेके फियर है कि यार ये कैसे पढ़ूंगा, ये कैसे पार करूंगा। फिर इतना है कि पोस्ट कम है, देने वाले ज़्यादा हैं, तो सब अपनी अपनी मेहनत यहाँ लगाना चाहते हैं। लोग पीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, आरएस की तैयारी कर रहे हैं प्री के लेके, तो उनका जीएस वाला पोर्शन बहुत अच्छा होता है। सिंपल बात है, क्योंकि वहाँ पे जीके जीएस वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट भी है और वो आता भी है। तो उसी को देखते हुए अपने ये जीके जीएस वाला पोर्शन अपने भी अच्छा रखो, अपने पार्ट बी को भी अच्छा रखो, ताकि हम उनसे एक स्टेप आगे रहें। क्योंकि वो अदर एग्जाम की तैयारी करते हुए हमें बीट कर जाएंगे, तो वो नहीं होना चाहिए अपने साथ कि वो किसी एक भाई अपन पर्टिकुलर ईआरओ की तैयारी कर रहे हैं और कोई और फील्ड का बंदा आकर हमें बाई फाइट करके और आगे निकल जाए। अगर अपन पर्टिकुलर इसी की तैयारी करें तो अपन उनसे एक स्टेप आगे रहने चाहिए। हमें पार्ट बी भी अच्छे से आना चाहिए, पार्ट ए की तैयारी हमारी बहुत अच्छी चलती रहनी चाहिए, तो इसी के साथ हम कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए अपनी तैयारी को धार देते रहें, पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। एक्ट आपका अभी हो जाएगा आज, दो क्लास, एक क्लास और आएगी इसके बाद हमारा एक्ट कंप्लीट है। 3 रूल्स है, खींच के 4 या 5 क्लास के रूल्स हैं, क्योंकि एक एक क्लास में हो जाएंगे। 2 रूल्स तो बहुत छोटे हैं, एक रूल थोड़ा बड़ा है, उसको देखना पड़ेगा, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। बस यानी मान लो 3 या 4 क्लास लास्ट मान लो, मतलब 5 क्लास और मान लो, जिसमें हमारा पूरा जो एक्ट वाला पोर्शन है वो तो खत्म हो जाएगा। बस योजनाएं रह जाएंगी इसमें, जो मैं आपको थोड़ा बाद में ही कराऊंगा। उससे बीच में मैं कुछ नई सब्जेक्ट स्टार्ट करने का सोच रहा हूँ, तो वो कर लेंगे अपन। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको आगे कंटिन्यू रखते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आज हम जो धाराएं पढ़ेंगे उसमें सबसे पहली धारा है 309। देखो 309 क्या कहती है।
निदेशक, उपनिदेशक या सहायक निदेशक की नियुक्ति और शक्तियाँ। तो जो भी डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर है या जॉइंट डायरेक्टर है या एसोसिएट डायरेक्टर है, उनकी अपॉइंटमेंट कैसे किस प्रकार से होती है, उससे रिलेटेड जो धारा है वो 309 है। 310 निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की शक्तियों के बारे में। भाई अगर कोई भी नगर पालिका पे निरीक्षण करना हो, नगर पालिका से संबंधित किसी स्थान पर निरीक्षण करना हो, इंस्पेक्शन करना हो, सुपरविजन करना हो, निरीक्षण यानी होता है, मतलब इंग्लिश में इसको कहते हैं इंस्पेक्शन, और पर्यवेक्षण होता है सुपरविजन। तो ये दोनों किस प्रकार से होंगे, उसकी क्या क्या बात रहेंगी, वो इसमें पढ़ेंगे। 311 नगर पालिका कार्यालय का निरीक्षण। अगर नगर पालिका ऑफिस का निरीक्षण करना है तो किस तरह से किया जाएगा, उसकी बात 311 में दी हुई है। 312 कार्यालय नगर पालिका के आदेश आदि के निष्पादन को निलंबित करने की शक्ति। भाई नगर पालिका ने कोई ऑर्डर निकाला हुआ है किसी कार्य को करने के लिए और उसको निलंबित करना है, उसको सस्पेंड करना है, वो कैसे किया जाएगा, उसकी सारी प्रोसेस 312 में दी हुई है। 313 आपात की दशा में असाधारण शक्तियाँ, मतलब कोई इमरजेंसी आ जाती है तब नगर पालिका की पावर्स किस तरह से रन करती है, कैसे का काम करता है, वो 313 में दिया है। और 314 भी इससे संबंधित है। आपात समय में नगरपालिका द्वारा कर्मचारी के लिए सरकार की अध्यपेक्षाओं का अनुपालन, नगरपालिका द्वारा मांग का अनुपालन। ये क्या है, देखो मतलब इमरजेंसी आई हुई है, कोई हेल्थ इमरजेंसी हो, फाइनेंशियल कोई सी भी इमरजेंसी हो, उस दौरान सरकार नगरपालिका से कुछ एक्सपेक्टेशंस रख सकती है कि भाई आपके कर्मचारी हमें इस काम के लिए चाहिए होंगे, तो वो नगरपालिका प्रोवाइड करती है, तो 314 में है। 315 क्या है, सार्वजनिक कार्यों के निष्पादन के लिए एजेंसी, यानी कोई भी ऐसा काम है जो नगरपालिका खुद से नहीं कर सकती और उसमें किसी पर्टिकुलर कुछ ही एजेंसी की जरूरत पड़ रही है नगरपालिका, तो उसका प्रबंधन किस प्रकार से किया जाएगा, वो 315 में दिया हुआ है। धारा 316 की बात करते हैं। राज्य सरकार द्वारा निष्पादित कार्यों के संबंध में विशेष उपबंध, यानी राज्य सरकार भी नगरपालिका के लिए कुछ काम करवा सकती है, वो किस प्रकार से किए जाएंगे, 316 के तहत। 317 क्या है, नगरपालिका मामलों में सरकार द्वारा जांच। भाई नगरपालिका कुछ ऐसे मामले हो सकते हैं जहाँ सरकार को लगता है कि जांच करने की जरूरत है, तो वो जांच राज्य सरकार के द्वारा की जा सकती है नगरपालिका के लिए, ठीक है। धारा 319 ये 318 ये क्या है, कर्मचारी वर्ग के नियोजन में अपव्यय को रोकने के लिए सरकार की योजना है। मतलब नगरपालिका ने कर्मचारी लगा रखे हैं, लेकिन जैसे ये वाला भी अभी चल ही रहा है, मान लो जैसे कि ईओ की वैकेंसी आ रही है, निकाल रहा है डिपार्टमेंट, लेकिन डिपार्टमेंट वित्त विभाग क्या कर रहा है कि भाई आप थोड़ी कम वैकेंसी ले लो, वित्त विभाग यही तो कह रहा है कि वैकेंसी कम कर लो, या फिर अगर आपके पास इतने लोगों की जरूरत नहीं तो वैकेंसी को कम करने के लिए वो क्या करती है, वित्त विभाग उनको वापस रिटर्न कर रही है स्वायत्त शासन विभाग को कि भाई आप वैकेंसी को थोड़ा कम कर सकते हो 318 के तहत। अब इसी तरह से ये समझो कि राज्य सरकार क्या करती है, नगरपालिका के जैसे म्यूनसिपल में बहुत सारे नहीं लगाती है, म्यूनसिपल में बहुत सारे सफाई वाले होते हैं, बहुत सारे ऐसे काम करने वाले लोग होते हैं, तो इसमें क्या होता है, लोगों की संख्या जितनी रिक्वायरमेंट उससे ज़्यादा है तो उनको कम करने के लिए राज्य सरकार निर्देश दे सकती है, या किसी को बहुत ज़्यादा सैलरी दे रही है तो उनको कम करने को बोल सकती है। तो वो सारा काम कैसे किया जाएगा, 318 के तहत किया जाता है। 319 क्या है, नगरपालिका द्वारा कर्तव्यों के अनुपालन में डिफॉल्टर, यानी कर्तव्य का अनुपालन सही ढंग से नहीं कर रही है तो उसकी अनुपालन कराने की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकार की क्या शक्ति रहेगी, वो 319 के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद 320 नगरपालिका की स्थापना होने तक शक्तियों का प्रयोग। मान लो बिल्कुल नई फ्रेश नगरपालिका बनाई गई है, कहीं पर नई नई नगरपालिका बनी है, अब बनते ही तो चुनाव नहीं हो जाएंगे, उसके बनने के बाद क्या प्रोसीजर रहेगा, नगरपालिका के लिए कौन कौन लोग काम करने आएंगे अचानक से, तो वो कैसा होगा, तो 320 के तहत इसकी सारी प्रोसेस लिखी हुई है कि भाई 320 के तहत हम ऐसे ऐसे काम करवाते हैं। फिर आता है 321, ये क्या है, उस व्यक्ति को जिसको अभ्यर्थन अभिरक्षा में नगरपालिका निधि है सरकारी देयों का भुगतान करने का निर्देश देने की सरकार की शक्ति। मान लो राज्य सरकार ने बोला था कि भाई साहब ये वाला पेमेंट, राज्य सरकार को राज्य सरकार ने क्या किया, नगरपालिका से कहा कि भाई इस काम पेमेंट का आपको पेमेंट करना है इस काम का, लेकिन नगरपालिका वो पेमेंट नहीं कर रही है, तो क्या होगा, नगरपालिका का पैसा कहाँ होता है, नगरपालिका निधि में, और उसको को संभालने वाला व्यक्ति होता है, तो राज्य सरकार अब डायरेक्टली इस बंदे को बोलती है कि भाई साहब पेमेंट कर फटाफट बिना रुके, तो फिर ये फटाफट पेमेंट कर देता है, नगरपालिका से अनुमति भी ले ना ले कोई ज़रूरत नहीं, पर अगर ये ऑर्डर उसके पास है तो वो पेमेंट कर देगा, ठीक है। तो वो 321 में दिया हुआ है। फिर क्षमता न होने या 2/3 से कम निर्वाचन होने सदस्य होने की दशा में नगरपालिका को विघटित करने की सरकार की शक्ति। ये क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बड़ी बड़ी भी धारा है और इम्पोर्टेंट भी। ये क्या है, देखो मान लो 2/3
से कम सदस्य निर्वाचित हुए हैं, मतलब क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हो गई चुनाव में, उतने अपॉइंटमेंट ही नहीं हुए, ये पता चला है कि चुनाव में गड़बड़ की वजह से 2 तिहाई लोगों को हटा दिया गया है, तो उस कंडीशन में पूरी नगर पालिका को विघटित कर दिया जाता है। तो विघटन की क्या प्रोसीजर रहता है, विघटन के बाद क्या प्रोसीजर रहता है, वो सारा कुछ किस में लिखा हुआ है दोस्त, 322 में। तो नगर पालिका विघटन से संबंधित कोई धारा है तो वो 322 है, ठीक है। फिर 323 क्या है, नगर पालिका तथा एक या अधिक स्थानीय प्राधिकारियों के बीच विवाद। भाई नगर पालिका वर्सेज पंचायत हो जाए, नगर पालिका वर्सेज नगर पालिका हो जाए, दूसरी नगर पालिका से लड़ाई कर ली, तो ऐसा मामला हो जाए तो, या फिर एक नगर पालिका एक पंचायत मिलकर नगर पालिका लड़ ले, एक नगर पालिका वर्सेज 2 नगर पालिका हो जाए, तो इन सब मामलों की सुनवाई कौन करेगा, कैसे की जाएगी, तो वो 323 में लिखा है। 324 क्या लिखा है, नगर पालिका और नगर सुधार न्यास, नगर विकास प्राधिकारी या अन्य कानूनी बोर्ड के बीच विवाद हो जाए तो क्या होगा, वह नगर पालिका वर्सेज क्या हो जाए, यूआईटी हो जाए, या जेडीए डेवलपमेंट अथॉरिटी हो जाए, या फिर अन्य कोई कानूनी बोर्ड कोई सा भी, वो सारा उनसे लड़ाई हो जाए, तो फिर कैसे सुलटावड़ा होगा, तो वो 324 में लिखा हुआ है। फिर 325 क्या कहता है हमें, सरकार की नगर पालिकाओं की उपविधियों तथा नियमों को रद्द या उपांतरित करने की शक्ति। भाई नगर पालिका क्या कर सकती है, सरकार नगर पालिकाओं के नियम या उपविधियाँ हैं उनको रद्द भी कर सकती है, उनको चेंज कर सकती है, उसकी शक्ति किसके पास होगी, राज्य सरकार के पास होगी। किसके पास होगी, राज्य सरकार के पास। फिर आता है 326, सरकार द्वारा शक्ति प्रत्यायोजन। भाई सरकार क्या कर सकती है, वह नगर पालिका के तहत राज्य सरकार को शक्तियाँ मिली हुई है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पावर मिली हुई है, वो पावर क्या कर सकती है, राज्य सरकार किसी को प्रत्यायोजित कर सकती है, डेलीगेट कर सकती है, भाई ये काम मैं नहीं करता हूँ, मेरे बदले ये वाला बंदा आपको ये काम करके दे देगा, ठीक है, तो डेलीगेशन किया जा सकता है। और 327 में रिकॉर्ड मंगवाने की शक्ति है, तो राज्य सरकार क्या कर सकती है, जांच के दौरान किसी काम में अगर रिकॉर्ड की जरूरत है नगर पालिका रिकॉर्ड की, तो वो रिकॉर्ड मंगवाए जा सकते हैं। 327, ठीक है। तो यह हमारा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया है। अब हम 1 बाय 1 एक एक अपने कुछ धाराएं पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस क्लास को क्लोज करके नेक्स्ट क्लास में इस धारा को, अध्याय को हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली धारा है हमारे इस अध्याय की, वो है 300। इसमें हमने क्या पढ़ा था, निदेशक, उपनिदेशक या सहायक निदेशक की नियुक्ति और उसकी क्या पावर्स रहेगी, उसकी बात की गई है। तो नियुक्ति की बात करें तो कौन करेगा, भाई डायरेक्टर है, इतनी बड़ी पोस्ट है तो कौन नियुक्त करेगा, दिमाग लगाना ही नहीं है, राज्य सरकार नियुक्त करती है। इसकी पावर क्या रहती है, जो एक्ट में लिखी हुई है, एक्ट के अनुसार अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा। सिंपल 2 चीज़ याद रखनी, बस जो स्थानीय निकाय के जो डायरेक्टर होते हैं, डिप्टी डायरेक्टर होते हैं या एसोसिएट डायरेक्टर होते हैं, उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है, राज्य सरकार करती है। उनकी शक्तियाँ कहाँ लिखी हुई है, तो जो एक्ट के अंदर जो शक्तियाँ दी हुई है उन्हीं का वो प्रयोग करता है। सिंपल 300 समझ में आ गया। आगे चले 301 है ये, निरीक्षण, इंस्पेक्शन और पर्यवेक्षण, सुपरविजन की शक्तियाँ। ये क्या है, तो राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश के द्वारा जो प्राधिकारी नियुक्त किया जाएगा उसको, वो हाँ ये बात बाद में पढ़ेंगे एक, है ना, इस वाला पोर्शन को। देखो इसके द्वारा क्या किया जा सकता है, निरीक्षण करने या करवाने की शक्ति होती है। क्या क्या, नगर पालिका की स्थावर संपत्ति, यानी नगर पालिका कुछ बिल्डिंग्स है उनका, या फिर वहाँ पर कोई काम चल रहा है, कुछ काम चल रहा है तो वहाँ पर जाकर जांच कर सकता है, निरीक्षण कर सकता है। फिर नगर पालिका की या उसकी समिति की कार्रवाइयों से संबंधित जो दस्तावेज हैं, जो उनके अकाउंट्स है, जो रिकॉर्ड है, उन सब की जांच की जा सकती है। नगर पालिका संबंधित आपत्ति पर जवाब नहीं, भाई नगर पालिका क्या करती है, उसको कोई आपत्ति लगाई जाती है किसी नागरिक के द्वारा या निवासी के द्वारा कि भाई साहब ये वाली गड़बड़ कर रहे हो आप, वो आपत्ति लगी हुई है और उसका जवाब नहीं दे रही नगर पालिका, तो ये क्या करवाता है, उसका युक्त समय में जवाब दो आप पहले तो, और जो जवाब लेट दिया उसका कारण बताओ, आपने जवाब क्यों नहीं दिया अब तक। तो ये दोनों काम करवाता है कौन, ये प्राधिकृत अधिकार राज्य सरकार के द्वारा। इसके अलावा राज्य सरकार के निर्देश पर नगर पालिका की जांच भी कर सकता है ये, और अभिलेख यानी कोई रिकॉर्ड है जो कब्जे में लेने की जरूरत है वो कब्जे में भी ले सकता है, और राज्य सरकार को जांच की रिपोर्ट भी भेजेगा ये। तो ये सारे काम किसके होते हैं, राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त प्राधिकारी के। ये प्राधिकारी क्या कर सकता है, ये सारा काम, इतना सारा काम अकेला नहीं करे, परेशान हो जाएगा, तो क्या करेगा ये अपने कार्य किसी को डेलीगेट कर सकता है, पावर को। किसको, वो कम से कम एसडीएम रैंक का होना चाहिए, कम से कम उससे एसडीएम रैंक का या उससे ऊपर के अधिकारी को ही अपने का जो पावर है वो डेलीगेट कर सकता है, प्रत्यायोजित कर सकता है। अब समझो वापिस 301 क्या कहता है, वापिस सोचो भाई, इंस्पेक्शन करना है या सुपरविजन बनाए रखना है किसके ऊपर, नगर पालिका के ऊपर। तो राज्य सरकार क्या करती है, अपने
एक बंदे को अपॉइंट करती है, एक स्पेशल ऑर्डर निकालती है, ऑर्डर निकाल कर एक बंदा नियुक्त कर देती है। उस बंदे के पास ये पावर होती है कि वो अपना काम किसी और को दे सकता है, किसे, वो कम से कम एसडीएम रैंक का होना चाहिए, उससे ऊपर का अधिकारी होना चाहिए। आ गई बात समझ में? अब आ जाते हैं काम क्या क्या करेगा, कौन कौन से इंस्पेक्शन करेगा। तो नगर पालिका की जो भी स्टेबल वो है, कोई भी बिल्डिंग है या ज़मीन है यानी स्थावर संपत्तियां हैं, उनकी जांच करेगा। और वहाँ पर अगर कोई निर्माण कार्य चल रहा है तो वहाँ पर जा सकता है, उसकी भी जांच कर सकता है। ठीक है। फिर नगर पालिका की खुद की या उसकी समितियां हैं, तो उनके अंदर कोई रिकॉर्ड रखा हुआ है, कोई दस्तावेज है, कोई अकाउंट है, कोई रिपोर्ट है, उन सब की भी जांच कर सकता है। इसके अलावा नगर पालिका पर कोई आपत्ति लगी हुई है लेकिन नगर पालिका ने अब तक उसका जवाब नहीं दिया है, तो एक तो उसका जवाब देने के लिए उसको टाइम देगा कि भाई इस टाइम के अंदर इस आपत्ति का जवाब दो। साथ ही साथ इस तुमने जवाब अब तक क्यों नहीं दिया है उसका भी आपको कारण बताना जरूरी होगा। तो वो दोनों काम करने हैं। इसके अलावा इन द एंड एक राज्य सरकार ने अगर उसको निर्देश दिए, डायरेक्शन दिए कि जा नगर पालिका की जांच भी कर ले साथ ही साथ, अगर राज्य सरकार ने निर्देश दिए कि नगर पालिका की जांच करनी है तो नगर पालिका की जांच करेगा। वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनका जो जो उसको लगता है कि जांच के दौरान मुझे अपने पास रखने चाहिए, देखने चाहिए, उनको कब्जे में लेगा और राज्य सरकार को सारी की सारी रिपोर्ट बनाएगा। रिपोर्ट बनाकर राज्य सरकार को सौंप देगा जांच की। तो जांच की रिपोर्ट राज्य सरकार के पास सुपुर्द करता है कौन? जो व्यक्ति अपॉइंट किया गया है इस काम के लिए। ठीक है। तो ये हो गया धारा 301, सॉरी 310 ही है यार, ये 309 है। गड़बड़ में सोचो गड़बड़ क्या हो गई। ठीक है, ये 309 थी, ये 310 ही है, ये सही है, ये गलत है। 310 और ये 311 पढ़ रहे हैं अपन, क्योंकि मुझे पिछली वाली क्लास याद रह जाती है। ठीक है, तो 311 पे आ गए हैं अब। 309 समझ में आई? सिंपल था भाई। डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और एसोसिएट डायरेक्टर की नियुक्ति कौन करेगा? तो स्टेट गवर्नमेंट करती है। और नियुक्ति में जो उसको पावर्स मिलती है वो कहाँ से मिलती है? तो एक्ट के अंदर जो जो पावर दी हुई है वो पावर उसके पास होती है। दूसरी बात क्या पढ़ी अपन ने? 310 पढ़ा, उसमें निरीक्षण और सुपरविजन वाली बात थी। इसके लिए राज्य सरकार एक अपॉइंटिंग अथॉरिटी को अपॉइंट करता है, साथ में वो बंदा अपना कार्य डेलीगेट कर सकता है, पावर डेलीगेट कर सकता है। किसे कर सकता है? कम से कम एसडीएम रैंक का अधिकारी होना चाहिए। उसके बाद अपन ने पढ़ा क्या क्या काम कर सकते हैं। स्थावर संपत्ति में जा सकते हैं, अगर वहाँ कोई निर्माण कार्य कर रहा है वो जांच कर सकते हैं। नगर पालिका समिति है, उसके जो भी अभिलेख रखे हैं, रिकॉर्ड है, दस्तावेज है, लेखे, अकाउंट्स है, सबकी जांच कर सकते हैं। अगर कोई आपत्ति आई हुई नगर पालिका फिर उसका जवाब ने वो नहीं दिया है तो लेट देने का कारण बताना है, साथ में उसका जवाब एक टाइम फिक्स कर देगा, वो उस टाइम के अंदर जवाब देना भी होगा। इसके अलावा राज्य सरकार अगर डायरेक्शन देती है जांच करने का तो उस डायरेक्शन के हिसाब से जांच करेगा, अभिलेखों को कब्जे में लेगा और साथ के साथ उसकी रिपोर्ट बनाकर नगर पालिका को, सॉरी राज्य सरकार को सौंपेगा। ठीक है। फिर 311 क्या कहता है? नगर पालिका के कार्यालय का निरीक्षण करने की शक्ति। तो ये भी कौन करेगा? तो राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा ये काम किया जाएगा। ये नगर पालिका कार्यालय उसका निरीक्षण करेगा, साथ में उसके अभिलेख है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, रिकॉर्ड्स है, उनको समन कर सकता है, उनको तलब कर सकता है, उनको जांच कर सकता है, उनको देख सकता है। भाई बोल सकता है नगर पालिका को ये डॉक्यूमेंट लाओ हमें दिखाओ, तो दिखाएगी। ठीक है, तो सिंपल है। कौन करेगा? शक्ति किसके पास है? राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के पास है। फिर आ जाओ 312 में। ये क्या है? नगर पालिका के आदेश आदि निष्पादन को निलंबित करने की शक्ति। ये क्या है? देखो, नगर पालिका क्या करेगी? कोई भी ऑर्डर है या कोई कार्य है, अगर वो लगता है नगर पालिका को ये जनता के लिए ठीक नहीं है, जनता को प्रॉब्लम दे रहा है किसी न किसी तरीके से, तो राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या तो नियुक्त या प्राधिकृत अधिकारी क्या करेगा? आदेश को निलंबित कर सकता है। ये जो कार्य चल रहा है उसको रोकने के लिए एक साइन करके एक ऑर्डर निकाल देगा। देखो समझो क्या हो रहा है कि नगर पालिका ऐसा कोई भी काम कर रही है या ऐसा कोई ऑर्डर निकाल दिया जिससे जनता को डायरेक्टली इनडायरेक्टली नुकसान पहुंच रहा है और राज्य सरकार को ये समझ में आ गया कि भाई इससे नगर पालिका के लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, तो राज्य सरकार क्या करेगी? एक बंदे को अपॉइंट कर किया हुआ है उन्होंने, वो बंदा क्या करेगा? देखेगा, जांच करेगा और जांच में पाया जाता है कि हाँ सच में प्रॉब्लम है, लोग परेशान हो रहे हैं, तो वो एक क्या करेगा? एक ऑर्डर वो निकालेगा, बंदा एक ऑर्डर निकालेगा कि ये जो आप काम कर रहे हो वो बंद किया जाता है और जो आपने आदेश निकाला उसे रद्द किया जाता है। ठीक है, निलंबित किया जाता है उसको। आदेश को निलंबित करना और जो कार्य चल रहा है उसको रोकने के लिए एक ऑर्डर निकाल देगा। और इस ऑर्डर की कॉपी एक तो किसके पास जाएगी? राज्य सरकार के पास जाएगी और एक नगर पालिका के पास जाएगी। नगर पालिका के पास जाएगी, उसके बाद नगर पालिका को अपना स्पष्टीकरण देने का मौका मिलेगा कि भाई मैंने जो ये किया है वो किस तरह से किया है, उसको एक मौका देना जरूरी होता है, तो वहाँ उसको मौका दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार है जो ये आदेश निकाला है कि भाई ये जो रद्द करने का या कार्य रोकने का वो सही है या नहीं, उसके लिए फिर पुष्टि करेगा। अगर उसके लगता है कि नगर पालिका ने जो स्पष्टीकरण दिया है वो सही नहीं है और जो जनता की प्रॉब्लम वो सही है, तो उसको पुष्टि कर दे, हाँ भाई ठीक है। और अगर नगर पालिका के स्पष्टीकरण से वो संतुष्ट हो जाती है राज्य सरकार कि हाँ भाई जो नगर पालिका कर रही है वो ठीक है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चल रहा है पर उसको कुछ चेंज करने की जरूरत है, तो चेंज करके भी ऑर्डर निकाला जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी पावर किसके पास है? राज्य सरकार के पास। वापिस समझा देता हूँ, समझो
कि अगर नगर पालिका ने कोई कार्य स्टार्ट कर रखा है, कोई कार्य चल रहा है, जैसे कि मेट्रो का काम मेट्रो तो नगर पालिका नहीं बनवाती, जैसे रोड का काम चल रहा है और वो रोड ऐसी जगह बन रहा है जहाँ पे लोगों की ज़मीन खा रही है नगर पालिका और फिर रोड बना रही है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो जनता को प्रॉब्लम हो रही है, जनता शिकायत कर रही है, सरकार तक बात पहुंचती है, सरकार अब एक बंदा नियुक्त करती है और वो जो काम चल रहा है उसको रोकने को बोलती है और आदेश जो निकाले हो उसको रद्द करता है। कौन करता है? नियुक्ति प्राधिकारी करता है। फिर वो ऑर्डर निकालता है, ऑर्डर की एक कॉपी तो राज्य सरकार को सौंपता है, एक नगर पालिका को सौंपता है, नगर पालिका उसके बाद एक अपना स्पष्टीकरण देने का मौका मिलता है और स्पष्टीकरण सुनने के बाद राज्य सरकार उस पर अपना अंतिम निर्णय सुनाती है और उस आदेश की पुष्टि भी कर सकती है कि हाँ भाई सही है, या उसके अंदर कोई चेंज करना हो तो राज्य सरकार कर सकती है। ठीक है, सिंपल है। 312 खत्म हो चुका है। अब अपन आते हैं धारा नंबर 313 पर। देखो ये क्या है, आपात की दशा में असाधारण शक्तियाँ, यानी अगर कोई इमरजेंसी होती है तो उस कंडीशन में कौन कौन सी पावर्स आ जाती है वो हम इसमें देखते हैं। देखो, आपात की स्थिति में जनता के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए मजिस्ट्रेट साहब क्या कर सकते हैं? मजिस्ट्रेट साहब कुछ काम करवाने की व्यवस्था करते हैं और नगर पालिका को निर्देश देते हैं कि कार्य निष्पादन में जो भी खर्चा होगा वो नगर पालिका निधि से उठाया जाएगा। तो इस टाइम पावर किसके पास जाती है? इमरजेंसी के टाइम तो डीएम साहब के पास जाती है। ये इंपॉर्टेंट बात है, किसके पास जाती है? डीएम साहब के पास जाती है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पावर जाती है, जैसे ही उनके हेल्थ से रिलेटेड कोई बात है या उनकी सुरक्षा से संबंधित कोई कंडीशन बनती है तो डीएम साहब कोई काम करवाना चाहेंगे तो डायरेक्टली कर लेंगे और उसका जो पैसा है डायरेक्टली उस नगर पालिका निधि पे हो जाएगा कि भाई उस नगर पालिका निधि से उसका पेमेंट करना है। अगर नगर पालिका वो पेमेंट नहीं करती है तो क्या होगा? तो जिला मजिस्ट्रेट साहब भुगतान का आदेश देंगे, किसको? नगर पालिका निधि के अभिरक्षक को, और वो पेमेंट करेगा। फिर आगे समझ में? तो इन द एंड दो ही बात है इसमें, क्या कि अगर कोई आपातकालीन स्थिति बनती है तो डीएम साहब के पास पावर चली जाती है, असाधारण शक्तियां। वो क्या कर सकते हैं? वो कोई भी काम जो जनता की सुरक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए जरूरी है वो डायरेक्टली कर देंगे और उसके बाद जो भी पैसा है वो नगर पालिका निधि से दिया जाएगा। अगर नगर पालिका पैसा नहीं देती है तो कलेक्टर साहब एक और ऑर्डर निकालेंगे और ऑर्डर निकालकर जो नगर पालिका निधि के अभिरक्षक है उसको देंगे कि भाई साहब तुरंत पेमेंट किया जाए, तो पेमेंट तुरंत किया जाएगा, भुगतान तुरंत किया जाएगा। आगे समझ में? आगे चले, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम धारा नंबर 314, ये भी उसी से संबंधित है। आपात समय में नगर पालिका द्वारा कर्मचारियों के लिए सरकार की अध्यपेक्षाओं का अनुपालन, नगर पालिका द्वारा मांग का अनुपालन। ये क्या होगा? देखो, युद्ध, अकाल, भूखमरी, खतरनाक रोग, बाढ़ या अन्य आपात स्थिति में, मेला या अन्य किसी अवसर पर जिसमें काफ़ी लोग एक साथ एकत्रित हो रहे हैं, तो राज्य सरकार क्या कर सकती है? तो सामान्य स्पेशल ऑर्डर के माध्यम से नगर पालिका को कह सकती है कि नगर पालिका के किसी भी कर्मचारी की सेवाओं की मांग की जा सकती है। मतलब नगर पालिका कोई भी बंदा है ना, चाहे अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो, उसकी सेवा, उसकी जो सर्विस है उसको वहाँ चाहिए होगी तो वो तुरंत राज्य सरकार नगर पालिका को बोलेगी कि आपकी जो सेवा है हमें यहाँ पर चाहिए इस टाइम पीरियड में। किसके लिए? चिकित्सा स्वास्थ्य के लिए, स्वच्छता के लिए, टीका, पशु चिकित्सा, विद्युत या सार्वजनिक निर्माण विभाग हेतु। तो इन सारे डिपार्टमेंट, इन सारे काम के लिए राज्य सरकार क्या कर सकती है? नगर पालिका से कर्मचारियों अधिकारियों की डिमांड कर सकती है और उसे तुरंत वो काम करना पड़ेगा, तुरंत आदेश का पालन करना जरूरी है। आई बात समझ में? 314 वापिस सुनो। 314 क्या है भाई? इमरजेंसी में दो ही अपने धारा है, 313 है, 314 है। 313 तो क्या है कि डीएम साहब असाधारण पावर आ जाती है उनके पास, वो कोई भी काम करवा सकते हैं ताकि जनता के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। उसका पेमेंट नगर पालिका निधि से दिया जाएगा। अगर नगर पालिका पेमेंट नहीं करती है तो डीएम साहब डायरेक्टली नगर पालिका जो निधि के अभिरक्षक है उसके पास ऑर्डर देंगे और वो तुरंत पेमेंट कर देगा। फिर आती 314, ये क्या कहती है कि अगर कोई भी ऐसी आपात कंडीशन है जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, युद्ध काल की सिचुएशन बन रही है और उन लोगों के लिए चिकित्सा की, टीके की, सब साफ सफाई की, लाइटिंग की, कुछ भी ऐसी व्यवस्था चाहिए और वहाँ पर राज्य सरकार को लोगों की जरूरत पड़ रही है तो राज्य सरकार नगर पालिका को ऑर्डर देती है, फटाफट वहाँ पर जितने भी आपके कर्मचारी अधिकारी वहाँ भेजो और ये काम करवाओ। ठीक है, तो वो काम तुरंत नगर पालिका के द्वारा किया जाएगा। आगे समझ में? यह 314। तो 313 में तो नगर पालिका से पैसे ले रहे हैं, डीएम साहब काम करवा रहे हैं। 314 में क्या हो रहा है? राज्य सरकार काम करवा रही है और वहाँ से नगर पालिका से कर्मचारी अधिकारी ले रही है। फिर आती धारा नंबर 315, राज्य सार्वजनिक कार्यों के निष्पादन के लिए एजेंसी अभिकरण। ठीक है सॉरी, अगर स्पेशल कोई काम करवाना है नगर पालिका को जहाँ पर नगर पालिका के वहाँ रहने वाले लोगों को या वहाँ के अधिकारियों को इतनी नॉलेज नहीं है या वहाँ कोई एजेंसी नहीं है ऐसी कोई बड़ी, तो क्या होता है? पेशेवर कौशल की आवश्यकता वाले सार्वजनिक कार्य हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट एजेंसी द्वारा क्या किया जाएगा? वो काम करवाया जाएगा। भाई कहाँ, जहाँ पर स्पेशल किसी चीज़ की जरूरत पड़ रही है, किसी नॉलेज की जरूरत पड़ रही है और नगर पालिका के पास या उसकी जो रजिस्टर्ड एजेंसी है उसके पास ऐसा कोई हुनर नहीं है तो राज्य सरकार आएगी और वो काम करवा कर देगी। या फिर
सामान्य प्रवृत्ति के जो मामले हैं वहाँ तो नगर पालिका खुद ही एजेंसी को बुला लेती है और खुद ही उसको सुपरविजन करके काम करवा लेती है। लेकिन जब स्पेशल की जरूरत पड़ती है तो राज्य सरकार को इन्वाइट किया जाता है। राज्य सरकार नगर पालिका को निर्देश देगी, कार्य निष्पादन हेतु एजेंसी को भुगतान नगर पालिका निधि से किया जाएगा। अगर भुगतान नहीं किया जाता तो राज्य सरकार नगर पालिका निधि के अभिरक्षक के माध्यम से भुगतान करवा लेती है। ठीक है, तो सिंपल है, ये दोनों लाइन तो कॉमनली चलती आ रही है, पीछे पढ़ी है अभी आगे पढ़ी है अपन ने। बस बात इतनी सी, अगर स्पेशल किसी काम के लिए एजेंसी की जरूरत पड़ रही है तो राज्य सरकार उसको मुहैया करवाएगी और राज्य सरकार उसके पेमेंट करवाने के लिए नगर पालिका को आदेश देगी, पेमेंट करवाओ भाई, और वो पेमेंट नहीं करते तो नगर पालिका के अभिरक्षक के माध्यम से पेमेंट करवा लिया जाता है। नॉर्मल कंडीशन वाला है तब तो नगर पालिका खुद ही एजेंसी बुलाती है, काम करवा लेती है और पेमेंट भी उसको कर देती है। बात करते हैं धारा नंबर 316 की। ये क्या है? तो राज्य सरकार द्वारा निष्पादित कार्यों के संबंध में विशेष उपबंध। राज्य सरकार अगर नगर पालिका में कोई काम करवाना है तो कैसे करवा सकती है, उसके बारे में 316। देखो, राज्य सरकार नगर पालिका से परामर्श के पश्चात, देखो सबसे पहली बात तो नगर पालिका से कम क्या करेगी, परामर्श तो करेगी कि यार आपके नगर पालिका में ये काम करवाना है अपने को। भाई उससे पूछ नहीं रही कि करवाऊँ या नहीं करवाऊँ, उससे को इसके साथ डिस्कस कर रही है कि हाँ भाई करवा लेना चाहिए ना, ठीक है ना। ऐसा स्थायी प्रकृति के निर्माण कार्य के लिए तो नगर पालिका निवासियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को देखते हुए क्या कर सकते हैं, स्थायी प्रकृति के निर्माण कार्य कर सकते हैं। और उस कार्य को करने के बाद या दो काम किए जा सकते हैं, मतलब नगर पालिका, देखो वापस जीरो शुरू करता हूँ 316 को, देखो सुनो। राज्य सरकार क्या कर सकती है, नगर पालिका में कोई भी कार्य का निष्पादन कर सकती है। उसके लिए क्या करेगी, नगर पालिका से सिर्फ डिस्कस करती है, चर्चा करती है या फिर परामर्श करती है, बात खत्म। दूसरी बात, क्या क्या काम कर सकती है, या तो कोई परमानेंट बिल्डिंग वगैरह कोई जमीन ले ली या कुछ ऐसा काम कर सकती है, तो परमानेंट निर्माण कार्य, स्थायी निर्माण कार्य कर सकती है। दूसरा, कोई काम चल रहा है तो उसका काम का मेंटेनेंस संभाल सकती है, जैसे कि नगर पालिका में एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, जो थोड़ा डीड ऊपर नीचे चल रहा है तो उसको उसका प्रबंधन करने का, या जैसे कोई रोड का काम है, रोड का काम तो नगर पालिका कर रही है लेकिन उसका मैनेजमेंट के लिए नगर पालिका राज्य सरकार आ सकती है। या पुल का निर्माण चल रहा है नगर पालिका में तो उसके लिए राज्य सरकार क्या कर सकती है, उसका मैनेजमेंट के लिए बंदे भेज सकती है अपने। तो वो दोनों काम, कार्यों का प्रबंधन हो चाहे स्थायी प्रकृति के निर्माण कार्य हो, वो दोनों काम ही किए जा सकते हैं राज्य सरकार के द्वारा। स्थायी प्रकृति के निर्माण कार्य हैं तो नगर पालिका के निवासियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को देखते हुए किए जाते हैं। और जो कार्यों का प्रबंधन राज्य सरकार स्वयं भी कर सकती है या फिर राज्य सरकार नगर पालिका को भी कार्यों का प्रबंधन सौंप सकती है। जैसे ये वाला काम उन्होंने करवाया, इसके बाद इसका मैनेजमेंट का काम नगर पालिका को सौंप सकती है, या फिर ये काम करवाया उसके बाद इसका मैनेजमेंट खुद संभाल सकती है। आगे समझ में? इसके अंदर तो क्या लगेगी, कार्य करें तो इसके अंदर पैसे लगेंगे और जो मेंटेनेंस है उसमें पैसे लगते हैं। तो ये दोनों पैसे राज्य सरकार नगर पालिका निधि से वसूल करती है, वो भी ब्याज के साथ वसूल करती है। कैसे करती है भाई, उसने पैसे लगाए नगर पालिका राज्य सरकार ने, तो नगर पालिका से पैसे लेती है और वो ब्याज के साथ लेती है। कैसे लेती है, ब्याज के साथ लेती है। ठीक है, तो दोनों चीज़ समझ लेनी है कि राज्य सरकार नगर पालिका के अंदर स्थायी निर्माण कार्य करवा सकती है, साथ ही साथ कोई कार्य का मैनेजमेंट करना है तो वो भी कर सकती है। दोनों में जो भी पैसा लगता है वो नगर पालिका से वसूल करती है और ब्याज के साथ वसूल करती है। बस सिंपल इतना से याद रखना है। यह है 316। फिर बात करते हैं धारा 317 की। ये क्या है, नगर पालिका मामलों की राज्य सरकार द्वारा जांच की जाना। नगर पालिका मामलों में कोई भी जांच करनी है राज्य सरकार को तो वो किस प्रकार से की जाएगी, तो वही राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा जांच की जाती है। और उसके पास कौन कौन सी पावर रहेगी, तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सिविल न्यायालय की शक्ति है, यानी किसी भी को भी समन करना, डॉक्यूमेंट मंगवा लेना, ये जो 3-4 जो काम होते हैं, कोई भी निरीक्षण करना छोटा मोटा, तो वो सारे काम किसके पास आ जाती है, ये वाली पावर राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के पास ये पावर आ जाती है। किन मामलों की जांच करनी है, तो जिन मामलों में इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार की मंजूरी, अनुमोदन या सहमति की आवश्यकता थी उन मामलों की जांच की जा सकती है। भाई जैसे कोई मामला था उसमें राज्य सरकार की परमिशन की जरूरत थी, ठीक है, परमिशन तो लिए, लेकिन अगर राज्य सरकार को लगता है इसकी जांच करनी चाहिए तो वो जांच कर सकती है। परमिशन से पहले जांच तो करेंगे, तो उसके उन मामलों में जांच की जरूरत है तब ये काम लिया जाता है। फिर अब ये जांच कर रहा है तो जांच के दौरान भी खर्चा आएगा बेचारे का, इस अधिकारी का, तो वो खर्चा का मामला क्या रहेगा, तो राज्य सरकार जांच के दौरान हुए खर्चे का भुगतान का आदेश देगी नगर पालिका को, और नगर पालिका को ये पेमेंट करना होगा राजस्व के बकाये के रूप में, और इसके ऊपर भी 15% का वार्षिक ब्याज लिया जाएगा। किसके द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। आई समझ में? 317 में क्या कहती है, सुनो। नगर पालिका मामले की राज्य सरकार द्वारा जांच करनी है, ठीक है,
किन मामलों की होगी? जिन मामलों में राज्य सरकार, भाई किसी मामले में राज्य सरकार की मंजूरी की आवश्यकता है। मंजूरी देने से पहले जांच तो करेगी, तो जांच करने के लिए एक अधिकारी को नियुक्त करती है। अधिकारी के पास कौन सी पावर होती है? तो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती है। फिर जांच के दौरान खर्चा भी होगा, तो राज्य सरकार उस खर्चे के लिए नगर पालिका को ऑर्डर निकाल देती है कि भाई खर्चा है, उसका पेमेंट करो, और पेमेंट भू राजस्व के बकाये के रूप में लिया जाएगा और 15% ब्याज दर के साथ लिया जाएगा। काम खत्म। 317। फिर आती है धारा नंबर 318। ये क्या है? कर्मचारी वर्ग के नियोजन में अपव्यय को रोकने की राज्य सरकार की शक्ति। भाई राज्य सरकार क्या कर सकती है अगर कोई फालतू का खर्चा हो रहा है नगर पालिका में? किसको लेकर? कर्मचारियों के नियोजन को लेकर। तो राज्य सरकार क्या करे? नियोजित कर्मचारियों की संख्या है उसको कम कर सकती है। भाई ज़्यादा और लगे हुए हैं तो उनको कम कर देगी। उनके पारिश्रमिक को कम कर सकती है। भाई इनको 10,000 रुपये दे रहे हो, उसकी जगह 8,000 दो, 9,000 रुपये दो। ऐसा ऑर्डर निकाला जा सकता है। नगर पालिका में जो कर्मचारियों की संख्या है उसको फिक्स कर सकती है, भाई इससे ज़्यादा आप कर्मचारी नहीं रखोगे। इसके अलावा अतिरिक्त कर्मचारी है उनको अन्य नगर पालिकाओं में नियोजित किया जा सकता है। मतलब जैसे तुम्हारे पास ज़्यादा कर्मचारी पड़े हुए हैं तो क्या होगा? दूसरी नगर पालिका में भेज दिए जाएंगे। नगर पालिका को जारी मांग का निश्चित अनुपालन समय पर। भाई नगर पालिका ने कोई मांग जारी की है, भाई मुझे इस टाइम पे कुछ कर्मचारियों की जरूरत है, तो उसका पालन किया जाएगा। और सीएमओ को अतिरिक्त शक्तियां भी दी जा सकती है। तो सीएमओ को क्या दी जा सकती है? एक्स्ट्रा पावर दी जा सकती है राज्य सरकार के द्वारा। और धारा 273 में विनिर्दिष्ट शक्तियां नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्यों को प्रत्यायोजित भी की जा सकती हैं। तो 273 में जो पावर्स लिखी हुई है वो पावर किस किस को सौंपी जा सकती है? अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को या उसके सदस्यों को ये पावर डेलीगेट की जा सकती है, प्रत्यायोजित की जा सकती है। तो क्या क्या पढ़ा अपन ने 318 में? तो कर्मचारी वर्ग के नियोजन में अपव्यय होने पर राज्य सरकार की क्या पावर रहेगी? तो पहली बात तो उनकी संख्या को कम किया जा सकता है और उनके पारिश्रमिक को भी कम किया जा सकता है। उनकी संख्या को फिक्स किया जा सकता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा जो कर्मचारी उनको अन्य नगर पालिका में भेजा जा सकता है। अगर नगर पालिका मांग करती है कर्मचारियों की तो उसको उसका अनुपालन फिक्स टाइम पर कर दिया जाएगा। सीएम साहब को एक्स्ट्रा पावर दी जा सकती है। और धारा 273 में जो शक्तियाँ लिखी हुई है उनका डेलीगेशन राज्य सरकार किनको कर सकती है? नगर पालिका के नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों को किया जा सकता है। तो ये बात किस में लिखी है? 318 में। तो धारा 318 हमारी इतनी सी है, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट है। फिर हम आ जाते हैं धारा नंबर 319। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इसकी आगे वाली क्लास है नेक्स्ट में पढ़ेंगे अपन। तो 319 क्या कहता है? नगर पालिका द्वारा कर्तव्यों के अनुपालन में व्यतिक्रम यानी डिफॉल्टर होने पर अनुपालन की व्यवस्था करेगी राज्य सरकार। अगर मतलब नगर पालिका अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर रही है तो क्या किया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा, वो बात है इसमें। तो राज्य सरकार को अगर शिकायत मिलती है या अन्य कहीं से सूचना प्राप्त होती है कि नगर पालिका अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रही है तो राज्य सरकार क्या करेगी? जांच करेगी और जांच के बाद राज्य सरकार कर्तव्य पालन हेतु नियत समय भी देगी। तो पहले जांच करेगी, जांच में पाया गया कि हाँ भाई ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, उसके साथ ही क्या करेगी? उसको बोलेगी भाई साहब इस टाइम पीरियड के अंदर आप अपना जो कर्तव्य पालन है उसको सुनिश्चित करो, सही ढंग से काम करो। अगर नियत समयावधि पर भी वो कार्य नहीं करता है तो राज्य सरकार किसी व्यक्ति को नियुक्त करेगी, भाई उस काम के लिए जो काम करना है उसके लिए अपॉइंट करेगी एक व्यक्ति को, और उसका जो भी पारिश्रमिक होगा या जो भी खर्चा होगा वो सारा नगर पालिका निधि से लिया जाएगा। और नगर पालिका पेमेंट नहीं करती है तो राज्य सरकार उसको पेमेंट करवा लेगी। इस तरीके से नगर पालिका अभिरक्षक के माध्यम से। आए समझ में क्या है? अगर नगर पालिका अपना कर्तव्य पालन सही ढंग से नहीं कर रही है तो राज्य सरकार क्या करती है? एक बंदा और टाइम देती है पहले तो उसको कि भाई इस टाइम के अंदर कर ले इसको सही। अगर वो फिर भी नहीं करता है तो एक बंदा ले आते हैं, बंदा ला के उससे काम करवाते हैं और उसका जो भी खर्चा होता है वो कौन देगी? नगर पालिका निधि से लिया जाता है। सिंपल बात इतनी सी। ये हमारी धारा 319 हो जाती है। एक बार रिकेप करवा देता हूँ यहाँ तक का, देखो वापस सुनो 309 से 319। देखो 309 क्या कहता है? डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर या अन्य कोई डायरेक्टर की नियुक्ति करनी है तो राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। उसका में जो पावर मिलेगी वो एक्ट के तहत जो पावर मिल रही है वो उसको दे दी जाएगी। 310 में इंस्पेक्शन सुपरविजन की बात की गई है। राज्य सरकार एक बंदा नियुक्त करती है, वो अपना पावर डेलीगेट कर सकता है। किसी को करेगा? एसडीएम रैंक से ऊपर वाले को करेगा, एसडीएम है उससे ऊपर वाले को। इसके अलावा निरीक्षण क्या क्या कर सकता है? तो स्थावर संपत्ति का कर सकता है, वहाँ पर कोई काम चल रहा था उसका कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स का कर सकता है। इसके अलावा आपत्ति का जवाब टाइम पे नहीं दे रहे हो तो आपत्ति का जवाब टाइम पे दिलवाता है वो, और एक नियत टाइम पे कर दिलवाता है, और लेट जो दिया है उसका कारण भी मांगता है। साथ में राज्य सरकार के निर्देश पर जांच भी कर सकता है, अभिलेख अपने कब्जे में भी ले सकता है और उसकी रिपोर्ट बनाकर राज्य सरकार को सौंपता है। 311 में कार्यालय निरीक्षण की बात की, कौन करेगा? राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी करता है और उस टाइम भी वो अभिलेखों को तलब भी कर सकता है। 312 में क्या है? नगर पालिका के आदेश आदि के निष्पादन को निलंबित करने की। तो नगर पालिका ने कोई ऐसा ऑर्डर दे रखा है या काम चलवा रही है
जिससे जनता को हानि पहुंच रही है, तो नगर पालिका राज्य सरकार एक बंदा अपॉइंट करती है, उस बंदे को पावर, उसको वो जांच करता है, और जांच में अगर सही पाया जाता है तो वो क्या कर देता है, उस जो दिया गया आदेश है उसको निलंबित कर देता है, और जो कार्य चल रहा है उसको रोकने का एक ऑर्डर निकाल देता है। उस ऑर्डर की एक कॉपी तो राज्य सरकार को दी जाती है, एक नगर पालिका को दी जाती है। नगर पालिका क्या करती है, उसे अपना स्पष्टीकरण देगी राज्य सरकार को, और राज्य सरकार उसके बाद अंतिम रूप से उस आदेश को पुष्टि करेगा या उसमें संशोधन कर सकता है। 313(14) आपात से संबंधित है। 313 में तो यह है कि आपात की दशा में असाधारण शक्तियां प्राप्त हो जाती है, किसको होगी, तो जिला मजिस्ट्रेट साहब को मिलती है, वो कोई भी काम करवा सकते हैं, उसका सारा खर्चा नगर पालिका निधि पर चला जाएगा। नगर पालिका निधि अगर पेमेंट नहीं करती है नगर पालिका, तो नगर पालिका निधि के अभिरक्षक को डीएम साहब क्या करते हैं, एक ऑर्डर निकाल देंगे, और उस ऑर्डर के बाद उसे पेमेंट तुरंत करना पड़ेगा। 314 में आपात कंडीशन में राज्य सरकार क्या करती है, नगर पालिका को एक ऑर्डर दे सकती है कि भाई साहब आपकी कर्मचारी को हमें जरूरत है हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य साफ सफाई के लिए, किसी मामले में, तो नगर पालिका को तुरंत वो आदेश का पालन करना होगा। फिर 315 क्या है, सार्वजनिक कार्य के निष्पादन के लिए एजेंसी की जरूरत है। अगर स्पेशल कोई काम के लिए जरूरत है, राज्य सरकार बुलाएगी, और उसका जो कार्य निष्पादन उसका पेमेंट नगर पालिका से दिलवाया जाएगा, और राज्य सरकार और नगर पालिका पेमेंट नहीं करती हो तो वही अभिरक्षक के माध्यम से पेमेंट करवा लिया जाएगा। सामान्य कंडीशन का है तो नगर पालिका खुद एजेंसी लाकर खुद ही अपने सुपरविजन से काम करवा लेगी। 316 क्या है, राज्य सरकार द्वारा निष्पादित कार्यों के संबंध में विशेष उपबंध क्या, तो नगर पालिका से पहले तो परामर्श करके राज्य सरकार क्या करती है, कोई भी स्थायी प्रकृति का निर्माण कार्य वो कर सकती है, और उसके कार्यों का प्रबंधन है वो राज्य सरकार स्वयं भी कर सकती है, नगर पालिका के माध्यम से करवा सकती है, और दोनों में जो लागत लगती है उसकी वसूली राज्य सरकार के द्वारा नगर पालिका से की जाती है, और वो भी ब्याज सहित की जाती है। 317 में क्या है, नगर पालिका मामले में राज्य सरकार द्वारा जांच, तो राज्य सरकार एक प्राधिकृत अधिकारी की नियुक्ति करती है, किस मामलों के लिए, जिन मामलों में राज्य सरकार की मंजूरी की आवश्यकता होती है, उस मंजूरी से पहले जांच करनी होती है। जांच के लिए एक अपॉइंटिंग अथॉरिटी को लगाया जाता है, उसके पास सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती है, और इसमें जांच के दौरान जो भी खर्चा होता है वो राज्य सरकार नगर पालिका से वसूलती है, और भू राजस्व के बकाये के रूप में, और 15% ब्याज, वार्षिक ब्याज दर के हिसाब से वसूला जाता है। फिर 318 में कर्मचारी वर्ग के नियोजन के अपव्यय को रोकने के लिए राज्य सरकार की शक्ति है। इसमें क्या होता है, राज्य सरकार नगर पालिका में जो कर्मचारी है उनकी संख्या को कम कर सकती है, पारिश्रमिक को कम कर सकती है, उनकी संख्या फिक्स कर सकती है, अन्य जो एक्स्ट्रा कर्मचारी उनको अन्य नगर पालिका में भेज सकती है। नगर पालिका जब मांग करेगी तब उनको पालन करवा दिया जाएगा। सीएमओ साहब को एक्स्ट्रा पावर दे सकती है। 273 में जो पावर है वो नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य को सुपुर्द की जा सकती है। 319 क्या कहता है, तो 319 के तहत राज्य सरकार को अगर शिकायत मिलती है कि नगर पालिका ढंग से काम नहीं कर रही है, तो राज्य सरकार पहले जांच करती है, उसके बाद उसको टाइम देती है, भाई इस टाइम के अंदर अपना कर्तव्य पालन कर लो। अगर वो भी नहीं करता है तो उसके बाद एक व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है, और अपॉइंट करने के बाद उसका जो भी पारिश्रमिक है, जो भी अन्य खर्चे हैं, वो सारे के सारे कहाँ से वसूल किए जाते हैं, नगर पालिका निधि से वसूल किए जाते हैं। अगर वो पेमेंट नहीं करता तो नगर पालिका अभिरक्षक के माध्यम से पेमेंट करवा लिया जाता है। ठीक है, तो बस इतना, देखो 5 मिनट लगता है रिवीजन करने में, अगर अपन ने सही ढंग से पढ़ के समझ लेते हैं ना एक बार, तो मैं बोल रहा हूँ ना पूरा एक्ट में आपको 1-1 घंटे, 1.5 घंटे में पूरा रिवीजन करवा दिया जाऊँगा। जब रिवीजन टाइम आएगा तब एक बार इसको बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत सारे बार पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत सारे बार, मतलब बहुत बार पढ़ो इसको, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। देखो ये चीज़ ही ऐसी है, जब तक रटो, मैं तो सीधा बोलता हूँ रटो, नहीं बोल रहा समझो, समझ लो एक बार सब चीज़, मतलब कोई वर्ड ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो समझ में नहीं आ रहा, सुन के ऐसा नहीं लगना चाहिए यार ये तो क्या ही सुन लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर लाइन का मतलब पता होना चाहिए, ये लाइन मैं क्यों बोल रहा हूँ अपने मुंह से, उसका मतलब होगा, उसके बाद ही निकालना है, उसके बाद उसको फिर रटो, क्योंकि इवेंचुअली तो रटना ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में तो रट के आंसर देना है। पर एक बार समझ लिए तो रटना भी आसान हो जाता है चीज़ों को समझने को लेके। और अगर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो फिर आप आराम से कर पाओगे कि हाँ भाई इस जगह ये होना जरूरी था तो वो हो गया। ठीक है, तो चीज़ों को पढ़ो, रटो, समझो, और क्वेश्चंस करो बहुत सारे, ताकि आपको नॉलेज हो जाए कि किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि अपन पढ़ तो बहुत लेते हैं, पर जब क्वेश्चन करने की बारी आती है तो अपना दिमाग फूल जाता है, पता नहीं क्या चला जाता है, चीज़ें समझ में नहीं आती, ऐसा लगता है कि यार ये तो पढ़ा ही नहीं है, जबकि पढ़ा हुआ होता है, लेकिन वो घुमा के पूछा हुआ होता है। जैसे अपने पेपर आ रहे हैं वैसे आ रहे हैं घूमे हुए, इसलिए घूमो मत पेपरों के साथ, पेपरों को घूमने दो, अपने एक जगह रहो ताकि अपने को घूमते हुए दिखे, वो कहाँ से घुमाया इसने। ठीक है, तो इस तरह से उसको हैंडल करना है, क्वेश्चनों को हैंडल करना तभी आएगा जब आप उन क्वेश्चंस को करोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस को, ऐसे चलेगा तब काम। ठीक है, बाकी इसकी पीडीएफ मैं आज या कल तक इसमें डाल दूंगा, या 1-2 धाराएं बाकी है तो उसको कवर करके, तो अपने ये चैप्टर 40 जो अंतिम चैप्टर है वो भी खत्म हो जाएगा इसी के साथ, और फिर अपन रूल्स पर आ जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।